हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, उसका फर्स्ट पार्ट, और आज उसका हम लोग सेकंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट जो पार्ट था उसमें था पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, इस बारे में हमने पढ़ा था। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। जो विभिन्न स्तर की सरकारें होती हैं उनके बीच शक्तियों का विभाजन भी किया जा सकता है। ठीक है, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट की बात करूँ उसमें एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको हम लोग यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं, जो पूरे देश के लिए होता है ना। उनके द्वारा बनाए गए कानून जो होते हैं पूरे देश में लागू होते हैं, और उनके पास जो राष्ट्र महत्व के मामले होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। दूसरा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसको बोलते हैं राज्य सरकार या फिर स्टेट गवर्नमेंट, और इसी को प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कहा जाता है या फिर रीजनल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। इसमें यह है कि जितने भी राज्य के मामले हैं, जैसे आपका हो गया पुलिस, ट्रेड, ठीक है, फॉरेस्ट, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, तो ये सब मामले जो हैं वो रहते हैं राज्य सरकारों के पास। कहने का मतलब ये है कि ऐसे देश जहाँ पर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, जैसे मैं बताया भी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर के लिए, स्टेट गवर्नमेंट राज्य के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर ये अलग अलग लेवल से गवर्नमेंट होती है, वहाँ पर उस देश के संविधान में क्लियरली ये लिखा होता है कि डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास जो अलग अलग सरकारें हैं उनके पास क्या क्या शक्तियाँ होंगी। मीन्स यूनियन गवर्नमेंट कहिए या सेंट्रल गवर्नमेंट कहिए या कहिए केंद्र सरकार जो है वो किन मामलों पर नियम कानून बना सकती है, ये क्लियरली संविधान में लिखित होता है। राज्य सरकार किन मामलों में नियम कानून बना सकती है, ये भी संविधान में क्लियरली लिखित होता है। अगर संविधान में दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो शक्तियां हैं, अगर वो बांट दी गई हैं तो वो कहलाता है फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। फेडरल डिवीजन में क्या होता है कि केंद्र की कुछ शक्तियों को राज्य सरकारों के साथ बांट दिया जाता है, या कह लीजिए कि केंद्र की कुछ शक्तियों को राज्य सरकार के पास भी ट्रांसफर कर दिया जाता है। दिस सिस्टम इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि यूनिटरी गवर्नमेंट में भी जो एकात्मक सरकारें होती हैं वहाँ पर भी केंद्र जो है वो अपनी कुछ शक्तियाँ राज्य सरकार को दे सकती है, लेकिन अंतर ये है कि वो जब चाहे, केंद्र सरकार जब भी चाहे वो अपनी शक्ति को फिर वापस भी ले सकती है राज्य सरकार से। बट संघीय सरकार में या फिर फेडरल गवर्नमेंट में ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं कि केंद्र कभी भी शक्तियाँ वापस ले राज्य से, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो जहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियाँ आपस में बटी होती हैं और संविधान में लिखित होती हैं, उसको बोलते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। एक और समझने वाली बात है, द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत, बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। ये जो सिद्धांत है कि केंद्र सरकार से कुछ शक्तियों को लेकर बांट दिया गया स्टेट गवर्नमेंट को, इसी को फर्दर आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है, जो हम लोग बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट इंडिया में, है ना, कि राज्य सरकारों की कुछ शक्तियों को लेकर के जो है वो पंचायत या फिर म्युनिसिपैलिटीज, जिसको हम लोग लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, उसको हस्तांतरित कर दिया जाए। तो ये व्यवस्था भी बहुत जगह पर की जाती है और भारत में ये चीज़ें हैं। हाँ, लेकिन राज्य सरकार कितनी शक्तियाँ देंगी पंचायत को या म्युनिसिपैलिटीज़ को या यूँ कह लीजिए लोकल गवर्नमेंट को, वो डिपेंड करता है राज्य सरकार पर। ठीक है, जैसे कि केंद्र क्या क्या शक्तियाँ देंगी राज्य सरकार को, ये तो क्लियरली संविधान में लिखा हुआ है, बट राज्य सरकार कितनी शक्तियाँ देंगी स्थानीय सरकारों को, लोकल गवर्नमेंट्स को, ये मेंशन नहीं है, ये उनके विवेक पर छोड़ दिया गया है। ठीक है, राज्य सरकारों के ऊपर निर्भर है कि वो अपनी कितनी शक्तियाँ हस्तांतरित करती हैं, ट्रांसफर करती हैं लोकल गवर्नमेंट्स को। चलिए, अब यहाँ तक जब बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। ये जो पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट से बांटा जाता है, इसी को बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था अबाउट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, वो था क्योंकि तीनों एक ही लेवल पे थे, लेजिस्लेचर भी, एग्जीक्यूटिव भी एंड जुडिशरी भी। इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है ना, तीनों एक ही लेवल पर है, क्या बोला जाता है इसको, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। और यहाँ पर क्या है कि तीनों अलग अलग स्तर की सरकारें हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स है ना, डिफरेंट लेवल्स।
गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स से, ये हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हो गया स्टेट गवर्नमेंट, ये हो गया लोकल गवर्नमेंट। तो यहाँ जब तीनों डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में शक्तियों का विभाजन किया जाता है तो ये कहलाता है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। ये ध्यान रखिएगा, कई बार सवाल ऐसे आते हैं कि वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर क्या है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर क्या है। तो हॉरिजॉन्टल पूछे तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बारे में लिखना है, और जब भी वर्टिकल पूछे तो आपको अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट लिखना है, ठीक है। एक बार और, जरूरी नहीं है कि हर जगह लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट होगी, लेकिन हाँ जहाँ पर भी फेडरल डिवीजन ऑफ पावर है वहाँ पर एटलीस्ट 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट तो जरूर होगी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। बहुत जगह इसी लोकल गवर्नमेंट का नाम कुछ अलग अलग होता है, जैसे इससे अच्छा एग्जाम्पल है जो बेल्जियम का था कम्युनिटी गवर्नमेंट, वो इसी एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आई होप यहाँ चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। पावर को यहाँ भी बांटा जा सकता है, जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स होते हैं समाज में या अलग अलग भाषा बोलने वाले जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में भी पावर शेयर किया जा सकता है। अच्छा, बहुत अच्छा एग्जांपल है बेल्जियम का कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसमें क्या हुआ था कि जो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे, है ना, जो डच थे या फ्रेंच बोलते थे या जो जर्मन भाषा बोलते थे, तो तीनों के लिए अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट की व्यवस्था की गई थी। क्यों की गई? ताकि वो लोग अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकें, अपने लैंग्वेज को प्रिजर्व कर सकें, है ना, और उनके पास पावर था रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशन, लैंग्वेज, वो कुछ भी नियम कानून बना सकते हैं। और चूँकि कम्युनिटी गवर्नमेंट में जो भी लीडर्स हैं वो उसी भाषा को बोलने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा चुन करके आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो कुछ नियम कानून बनाएंगे तो अपने संस्कृति को प्रिजर्व करने के लिए, अपनी भाषा को बचाने के लिए ही बनाएंगे, अपने शिक्षा व्यवस्था को ज़्यादा उच्च स्तर तक ले जाने के लिए बनाएंगे कोई भी नियम कानून, और उसको सभी लोग एक्सेप्ट भी करेंगे, क्योंकि जो भी लीडर आए हैं अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट में वो उन्हीं की भाषा बोलने वाले लोगों के बीच से चुनकर आए हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम इज गुड एग्जांपल ऑफ पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। तो अलग अलग धर्म मानने वाले जो लोग हैं, सोशल ग्रुप हैं, उनके बीच में भी पावर को शेयर किया जा सकता है, अलग अलग भाषा बोलने वाले जो लोग हैं उनके बीच में पावर को शेयर किया जा सकता है। कई सारे देश ऐसे हैं जहाँ के संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि वहाँ के जो सोशली वीकर सेक्शन है, जो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, या जो वहाँ की महिलाएं हैं, उनको भी लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंटेशन मिल सके, ठीक है। लेजिस्लेचर मतलब विधायिका में, ताकि जो भी पॉलिसी वगैरह बना रहे हैं, जो भी पॉलिसी मेकिंग की जा रही है, उसमें उनकी भी भागीदारी हो सके। इनकी जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, पिछड़े वर्ग के समाज के, या जो महिलाएं हैं, उनको भी इसमें मौका मिल सके पॉलिसी मेकिंग का। रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी का जो कॉन्सेप्ट आया वो क्यों लाया गया? इसीलिए ताकि टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स, जो समाज के अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं, सामाजिक ग्रुप्स हैं, चाहे वो धर्म के आधार पर हों, चाहे वो भाषा के आधार पर हों, ठीक है। तो उनको जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में भागीदारी बनने का या भाग लेने का मौका मिल सके। अदरवाइज दे वुड फील एलिनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। नहीं तो क्या होगा कि वो, मान लीजिए कि कोई ऐसा ग्रुप है जिसकी कोई बात सुनी नहीं जा रही है, तो क्या होगा, वो ग्रुप जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो श्रीलंका में 2 ग्रुप थे आपका, सिंघाला एंड तमिल्स, तो तमिल्स की किसी बात को सुना नहीं जा रहा था, और ना ही यहाँ से कोई लीडर्स शामिल थे पार्लियामेंट में, किसी पार्लियामेंट में, श्रीलंका पार्लियामेंट में, तो पॉलिसी मेकिंग में ये लोग शामिल थे ही नहीं, तमिलियंस, सरकार उनकी नहीं सुन रही थी। तो ऐसे में क्या होगा, वो लोग खुद को समाज से अलग मानना शुरू कर देते हैं, सरकार से अलग मानना शुरू कर देते हैं, और देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाती है। तो रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो यही कहता है कि तो अलग अलग जो समाज के जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं वो भी एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का, विधायिका का हिस्सा बन सकें, इसलिए जरूरी है कि कुछ कंस्टिट्यूएंसी को रिजर्व कर दिया जाए। जैसे तमिलियंस थे यहाँ पे, तमिलियंस के लिए क्या किया जाए कि श्रीलंकन पार्लियामेंट में कुछ सीट रिजर्व कर दिया जाए, ताकि इनके बीच से कुछ लोग चुन करके यहाँ आ सकें और पॉलिसी मेकिंग में अपना भागीदारी बना सकें, अपने लोगों के लिए कुछ ऐसे कानून बनाएं, कुछ ऐसी पॉलिसी बनाएं ताकि उनका भी अपलिफ्टमेंट हो सके। समझ रहे बात को? ये बात होती है, इसलिए लाया गया रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी, ताकि वो लोग एलिनेटेड फील ना करें। और
रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी का दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटी अ फेयर शेयर इन पावर। ये जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जिनकी संख्या कम है, नंबर्स में जो कम है, तो अगर चुनाव लड़ेंगे तो क्या होता है, अक्सर हार जाएंगे। लेकिन अगर रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है राज्य विधानसभा में या फिर संसद में, पार्लियामेंट में, वैसे क्या होगा, उनको भी एक फेयर शेयर मिल सकेगा पावर में। जो सत्ता है उसमें जो माइनॉरिटी ग्रुप है उनकी भागीदारी भी संभव हो पाएगी, वो भी खुद को पॉलिसी मेकिंग का एक पार्ट बना पाएंगे। ठीक है, तो ये था कि हाउ पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस ग्रुप एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं। फोर्थ और लास्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में ये कहा जाता है कि पावर शेयरिंग का जो अरेंजमेंट है वो हम लोग को बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज भी देखने को मिल सकता है, प्रेशर ग्रुप्स में भी देखने को मिल जाता है। दैट मीन्स पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा भी पावर को शेयरिंग किया जाता है, प्रेशर ग्रुप जो होते हैं वो भी पावर शेयरिंग करते हैं। कैसे, ये समझते हैं हम लोग। जब बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज की, तो जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है इसमें क्या है कि मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टीज हैं। जाहिर सी बात है, डेमोक्रेसी अगर है कहीं पर तो कम से कम 2 पार्टी सिस्टम जरूर होगा, और इंडिया में तो मल्टीपल पार्टी सिस्टम है, तो यहाँ पर कई सारी पार्टियां हैं। और पार्टियां जब ज़्यादा होती हैं तो क्या होता है, उनके बीच में कंपटीशन है, और कंपटीशन होता है तो क्या हो रहा है, पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। जो सत्ता है वो किसी एक पार्टी के पास नहीं रहती, वो लगातार सत्ता का हस्तांतरण होता रहता है। ठीक है, कभी ए पार्टी बन गई, कभी बी पार्टी, कभी सी पार्टी, तो किसी एक के हाथ में पावर नहीं रहता। कभी कभी ये भी होता है कि कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसको मेजोरिटी मिल सके, ऐसे में कोई गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाते हैं, कोई पार्टी सरकार नहीं बना पाती, तो पार्टियां भी ना दिमाग लगाती हैं अपना बढ़िया से कि यहाँ पावर को शेयर किया जा सकता है। आइए हम लोग आपस में मिल करके सरकार बनाते हैं, और जो शक्तियां रहेंगी उसको हम लोग आपस में बांट लेंगे। ठीक है, जैसे 2 और मोर पार्टीज फॉर्म एन अलायंस। पार्टियां क्या करती हैं, अलायंस बनाती हैं। अलायंस जनरली ये समझिए इसमें कि जब 2 या 2 से अधिक पार्टियां, ठीक है, बिफोर इलेक्शन आपस में जुड़ जाती हैं या साथ मिलकर चुनाव लड़ती हैं टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, उसको बोला जाता है अलायंस। जैसे मैं बात करूं यूपीए, जिसमें कि मुख्य पार्टी कांग्रेस है, ये भी एक अलायंस है, और भी कई सारी पार्टियां हैं इसमें। एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसमें मुख्य पार्टी बीजेपी है, और इसके अलावा भी कई छोटी छोटी पार्टियां इसमें शामिल हैं। अभी रिसेंटली जो 2024 के इलेक्शन में देखने को मिला, इंडिया गठबंधन है ना, इसमें लगभग सभी जो अपोजिशन की पार्टियां थी वो एक तरफ आ गई, और बीजेपी का जो एनडीए था वो दूसरी तरफ, और इनके बीच इलेक्शंस हुआ। तो जनरली क्या होता है इसमें कि पार्टियां जो है इलेक्शन से पहले अलायंस बना लेती हैं ताकि एक साथ मिलकर चुनाव लड़ सकें। ठीक है, यह चुनाव की पहली स्थिति, चुनाव लड़ने के लिए, और अगर जीत के आ जाती हैं तो उनकी सरकार बनती है। जैसे अभी इन सब में एनडीए का जो है अलायंस वो जीत गया और उसकी सरकार बनी हुई है। दूसरा होता है फॉर्म कोलिशन गवर्नमेंट। यस, गठबंधन की सरकार बनाती हैं पार्टियां, एंड शेयर पावर, और पावर को यहाँ शेयर करते हैं। गठबंधन सरकार क्या है, कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक पार्टियां आपस में जुड़ जाती हैं। मान लीजिए इलेक्शन हुआ और किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, मेजोरिटी नहीं मिला, तो क्या होता है कि अलग अलग पार्टी जो है आपस में जुड़ जाएंगी ताकि सरकार का निर्माण कर सके या सरकार बना सके। तो सरकार बनाने के लिए जब पार्टी आपस में जुड़ जाती है तो उसको बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। ये होता है आफ्टर इलेक्शन, इलेक्शन के जस्ट बाद ये होता है। अगर किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल सका तो बनाया जाता है, उसको बोलते हैं कोलिशन, गठबंधन सरकार। और अलायंस जो है जनरली इलेक्शन से पहले की स्थिति होती है। और इस प्रकार से जो पार्टियां होती हैं वो अपने पावर्स को शेयर करती है। तो यहाँ भी एक पावर शेयरिंग अरेंजमेंट देखने को हम लोग को मिलता है। बात करें प्रेशर ग्रुप की, तो प्रेशर ग्रुप क्या करते हैं, समझिए पहले प्रेशर ग्रुप होता क्या है कि दबाव समूह के संदर्भ में कहा जाता है कि जब कोई संगठन, ये सब संगठन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो अपने सदस्यों के मांगों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं, है ना। इसमें क्या होता है कि अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं, जैसे मान लीजिए फार्मर, तो फार्मर का एक अलग संगठन रहेगा, ट्रेडर्स का अलग रहेगा, ठीक है, बिजनेसमैन का अलग प्रेशर ग्रुप बन सकता है, लेबरर्स का अलग बन सकता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग हैं
वो क्या करते हैं, सरकार पर अपना दबाव डालते हैं ताकि उनके जो अपने सदस्य हैं उनकी डिमांड पूरी हो सके, और इस तरह से सरकार जो पॉलिसीज़ है उस पर असर डालते हैं। रिसेंटली क्या हुआ, किसान विद्रोह हुआ, किसान आंदोलन, विद्रोह नहीं सॉरी, रिसेंटली क्या हुआ, किसान आंदोलन दिल्ली में। देश के अलग अलग क्षेत्रों से जो किसान थे वो आकर के दिल्ली के बॉर्डर पर जमा हो गए और केंद्र सरकार से अपनी कुछ डिमांड वहाँ रख दी, और अंततः केंद्र सरकार को उनके कुछ मांगों को मानना पड़ा, तभी वहाँ से उनको फिर उनका आंदोलन खत्म हुआ। तो ये क्या है, यही है, डिफरेंट मूवमेंट्स या प्रेशर ग्रुप से करते हैं, सरकार पर अपना प्रेशर बनाते हैं, सरकार पर दबाव बनाते हैं कि सरकार अपनी पॉलिसीज में कुछ चेंजेस लेकर के आए, और इस तरीके से जो पावर को शेयरिंग है उसका वो लोग भागीदारी बनते हैं, उसमें वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। भागीदारी ये सुनिश्चित करते हैं कैसे, कि गवर्नमेंट क्या करती है कि अलग अलग कमेटियाँ बनाती हैं, गवर्नमेंट की अलग अलग कमिटीज बनती हैं, तो उस कमेटी में ये सीधा उसके मेंबर्स होते हैं। जैसे वही मैंने बताया कि जो किसान आंदोलन हो रहा था, तो अगर सरकार उसके लिए कमेटी बना दिया जाए, सरकार उसके लिए कमेटी बना दे कि देखिए कि इनकी क्या डिमांड है और वो कहाँ तक जायज़ है, तो जो कमेटी बनेगी उसमें फार्मर्स ग्रुप के या फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन के जो कुछ मेन लीडर होंगे वो उस कमेटी के मेंबर होंगे, और इस तरीके से जो भी पॉलिसी बनाई जाएगी, जो डिसीजन लिया जाएगा उसको वो प्रभावित करेंगे। पावर शेयरिंग में यहाँ पर उनका पार्टिसिपेशन होता है। इस तरीके से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, उसमें अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए या तो सरकार पर दबाव डालते हैं, या जो सरकार जो अलग अलग कमेटियाँ बनाती हैं उसके सदस्य उसमें शामिल होते हैं ताकि उनके अकॉर्डिंग जो है या जो पॉलिसी है जो सरकार बना रही है उसमें कुछ चेंजेस लाए जा सके। ठीक है, तो सीधा साधा समझने वाली बात है कि प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट्स, अच्छा मूवमेंट्स कैसे सरकार की पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं उसको जानने के लिए तो सबसे बढ़िया है कि आप नेशनल मूवमेंट पढ़ें। गांधी जी ने कई सारे मूवमेंट चलाए थे, जैसे सबसे पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, फिर CDM सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, और उन सब आंदोलनों का क्या प्रभाव पड़ा सरकार पे तो हम सभी जानते हैं, और अंततः सरकार को यहाँ से जाना पड़ा, तो मतलब कि सरकार को अपनी पॉलिसी में चेंज करना पड़ा। तो इस तरीके से भी पावर को शेयर किया जा सकता है। पावर शेयरिंग में अपना पार्टिसिपेशन जो है वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन या प्रेशर ग्रुप्स शो करते हैं। ठीक, आई होप कि चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आ गई होंगी, और अब चूँकि टॉपिक खत्म हो चुका है, अब समय आ गया